नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं संविधान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने और वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता या स्पीकर थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लोकसभा की कार्यवाहियों को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, और ये जो अध्यक्ष या स्पीकर होता है ये लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है और सभी लोकसभा सदस्यों को इसकी बात माननी पड़ती है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से वो कौन सा सही ऑप्शन है जो कि लोकसभा का, जो भारत की पहली लोकसभा बनी थी, उसका पहला अध्यक्ष था। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता या स्पीकर थे, या अध्यक्ष भी बोल सकते हो आप उनको। तो इन 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह, दूसरा ऑप्शन है M.A. आयंगर, तीसरा ऑप्शन है G.S. ढिल्लो और चौथा ऑप्शन है G.V. मावलकर। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, G.V. मावलकर। तो जीवी मावलकर जो है, गणेश वासुदेव मावलकर इनका पूरा नाम है, वही हमारी प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो ये जो प्रश्न है आपका बजट से संबंधित है। आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपना अपना बजट का प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है, और हमारे संविधान में जो बजट है उस शब्द का उल्लेख नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बजट की जगह हमारे भारतीय संविधान में जो शब्द उल्लेखित है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण जो हमारे संविधान में उल्लेखित शब्द है उसी को सामान्य शब्दों में हम बोलते हैं क्या, बजट। अब ये पूछा गया यहाँ पर कि जो बजट है सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत होता है। ये केंद्रीय बजट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो पूछा गया है कि जब बजट का प्रस्तुतिकरण होता है तो ये कहाँ पर होता है, संसद में, किस सदन में। संसद में आपको पता होगा कि मुख्य रूप से 2 सदन हैं, एक सदन है लोकसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा। तो प्रश्न में पूछा गया कि इन दोनों सदनों में से कहाँ पर बजट को प्रस्तुत करने की शुरुआत होती है। तो इसके पहले यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो बजट होता है उसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत करवाया जाता है। कहां पर, यही यहां पे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा, और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लोकसभा। राष्ट्रपति जो होता है भारत के या देश के बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करता है। सबसे पहले बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद जब लोकसभा उसको स्वीकार कर लेती, पास कर लेती है, तो उसके बाद उसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। और यहाँ पर यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर राज्यसभा बजट को पास ना भी करे तो भी उसके सहमति का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। अगर मान लीजिए किसी परिस्थिति में राज्यसभा बजट को पास करने से मना कर दे तो भी ये मान लिया जाता है कि लोकसभा ने पास कर दिया है तो बजट पास हो गया है। और इसके बारे में प्रश्न आता है कभी कभी कि राज्यसभा बजट को अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है। तो अधिकतम 14 दिनों तक ही अपने पास रोक सकती है। यदि अगर वो 14 दिनों के बाद ही पास ना करे राज्यसभा उस बजट को, तो ये मान लिया जाता है कि अगर लोकसभा से पास हो गया है तो राज्यसभा में भी वो पास हो गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लोकसभा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं 540, 552, 520 या 525। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ये पूछा गया है कि वर्तमान की संसदीय व्यवस्था के तहत या वर्तमान की आपका जो हमें दिखाई देता है संवैधानिक व्यवस्था के तहत लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा 2 सदन है, आपको पता है। तो दोनों सदनों में वर्तमान समय में संसद में संसद के जो दोनों सदन है उसमें दोनों में ही सदस्यों की संख्या निर्धारित है, फिक्स है, और ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो और ये साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि वर्तमान में जो सदस्य संख्या निर्धारित है दोनों ही सदनों में, वो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर तय है। तो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में भी एक निश्चित संख्या दी गई है सदस्यों की, और राज्यसभा में। प्रश्न यहां पर लोकसभा से जुड़ा हुआ पूछा गया है, और पूछा गया है कि वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है अधिकतम। तो अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है 552। और इन 552 में से 550 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और 2 जो होते थे वो मनोनीत हुआ करते थे। यहां पर मैं होते थे वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि
ये व्यवस्था जो थी वो हटा दिया गया है। पहले दो दो जो सदस्य होते थे वो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग हुआ करते थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहले ये नियम था कि भारत में रहने वाले जो अंग्रेजों से जुड़े हुए परिवारों के लोग हैं, जिनको हम लोग एंग्लो इंडियन बोल देते हैं, उनके लिए भारत में लोकसभा में 2 स्थान रिजर्व थे या आरक्षित थे। लेकिन उस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है और अब ये व्यवस्था समाप्त है। लेकिन अगर प्रश्न के हिसाब से अभी हम चलें तो प्रश्न में इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 552 ही होगा। लेकिन अगर क्योंकि अब ये 2 सदस्य हटा दिए गए हैं, अब इनकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, तो एक तरह से 550 भी इसका आंसर हो सकता है। तो ये दोनों ही बातें आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना किस सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन? प्रश्न बहुत ही सरल सा है। प्रश्न में यह पूछा गया है कि अगर कोई सदस्य किसका, लोकसभा का, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है लोकसभा का, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे कि सिर्फ लोकसभा के बारे में ही ये जो तथ्य है वो लागू नहीं होता। ये तथ्य जो है लोकसभा राज्यसभा में भी लागू होता है और ये तथ्य जो है आपका राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों के लिए भी लागू होता है। मतलब जो यहाँ पर जो प्रश्न है उस प्रश्न का जो भावना है वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सभी के लिए एक समान है कि अगर कोई सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बगैर अनुपस्थित रहता है तो लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे वो बैठकों से, तो उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो प्रश्न बहुत ही सरल सा है कि अगर, और इसी प्रश्न के आधार पर अगर मैं बात करूं तो प्रश्न में जैसे पूछा गया है कि लोकसभा का कोई सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुमति के कितने दिन तक गायब रह सकता है, तो वो है, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो 60 दिन। ध्यान रखेंगे 60 दिन के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो एक बार मैं फिर से इस पूरे बात को एक साथ समझा दे रहा हूं आपको कि यदि कोई लोकसभा का सदस्य यानी कि सांसद लगातार लोकसभा की 60 बैठकों से अनुपस्थित रहे, यहां पर इंपॉर्टेंट है 60 बैठकें, तो उन 60 बैठकों से अगर कोई सांसद लगातार अनुपस्थित रहे बिना अध्यक्ष को सूचित किए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें बैठक की काउंटिंग कैसे होगी, तो आपको पता होगा कि जो संसद है उसका साल में केवल 2 या 3 बार बैठक होता है और उनके अपने अपने सत्र हैं, नाम भी उनके अलग अलग हैं। जैसे सबसे पहला जो सत्र होता है उसका नाम होता है बजट सत्र, इसके अलावा एक सत्र होता है मानसून सत्र, इसके अलावा एक सत्र होता है शीतकालीन सत्र। तो जो प्रायः जो बजट सत्र होता है वो फरवरी से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। मार्च में जब ये समाप्त होता है तो उसके बाद जो मानसून सत्र शुरू होता है वो जुलाई अगस्त के आसपास शुरू होता है। तो काउंटिंग का जो तरीका है वो ये है कि जो बजट सत्र के मान लीजिए कि 30-40 दिन चलता है फरवरी से मार्च, तो वहां पर 30 से 40 दिन का जो भी समय होगा उसको काउंट किया जाएगा। इसके बाद वो मानसून सत्र जो शुरू होगा तो उसके 10-20 दिन काउंट होंगे। इस तरह से ये नहीं होगा कि फरवरी और मार्च को 40 दिन काउंट किया, फिर अप्रैल और मई का बीच का महीना भी वो नहीं, सिर्फ सदन की बैठकों का ही समय काउंट किया जाएगा, वही दिन काउंट किए जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई सांसद अपने कुल 60 दिनों तक इन बैठकों से अनुपस्थित हो जाए, बजट सत्र में भी हो जाए उदाहरण के लिए और मानसून सत्र दोनों मिलाकर के कुल 60 दिन हो जाए, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर उसने अध्यक्ष को सूचना दे दी है तो फिर उसकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत सरल सा है, यह भी आपके सामने दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अहर्ताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, 25, 30, 35 या 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु की जो आवश्यकता है वो है 25 वर्ष। तो भारत में आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, कहीं का भी अगर आपको चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। और अगर कोई भी व्यक्ति जो 25 वर्ष का है और लोकसभा का चुनाव जीत गया है तो वो देश के स्तर पर प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और वहीं अगर हम बात करें राज्यों के स्तर पर, तो राज्यों के स्तर पर वो विधानसभा का चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है कोई अलग विशेष चीज़ नहीं है, बस आप ये याद रखें कि प्रधानमंत्री के लिए भी जो आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष ही है न्यूनतम व्यक्ति। मतलब अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री बनना चाहे चुनाव लड़ करके भारत का, तो बन सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? देवेगौड़ा, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई? तो बहुत सरल सा प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है। और वो प्रश्न ये है कि 81 वर्ष की आयु में भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है। तो ये जो सही जवाब होगा उसका ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई जो हैं, जो कि जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे, वही ये 81 वर्ष की उम्र में क्या बने थे, भारत के प्रधानमंत्री। तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है या चुना नहीं जाता है, यह वंशानुगत पद है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि यहाँ पर एक आपको कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो किस तरह से उसको चुना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में हम प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, हम लोकसभा को चुनते हैं। ध्यान रखेंगे किसको चुनते हैं, तो हम भारत के जो नागरिक हैं वो हर 5 साल बाद, प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक नई लोकसभा का चुनाव किया जाता है। हम भारत के लोग प्रत्येक 5 वर्ष में अपनी एक नई लोकसभा चुनते हैं और उस लोकसभा में जिस भी दल को हम बहुमत देते हैं, यानी कि जो भी दल लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है, वह बहुमत दल जो होता है वही अपना नेता चुनता है और इसी बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान रखना होगा कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वही बहुमत दल अपना एक नेता चुनता है और उसी नेता को राष्ट्रपति के द्वारा भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता जो होता है वही क्या बनता है? प्रधानमंत्री। उसे ही राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय किस प्रकार का है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। का निर्माण संविधान के द्वारा किया गया है, पहला ऑप्शन ये कहता है। बी ऑप्शन कह रहा है एक अतिरिक्त संवैधानिक उपज है। सी ऑप्शन है कि निर्मिति संसदीय कानून बनाकर के की गई है और डी ऑप्शन है यह उपरोक्त सभी का संयोजन है। तो याद रखेंगे जो भारत का प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है जिसको हम लोग पीएमओ कहते हैं वो किसी भी प्रकार का संवैधानिक संस्था नहीं है, वो एक ऐसा संस्था है जो संविधान से अलग है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा एक अतिरिक्त संवैधानिक उपज है। ध्यान रखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय एक अतिरिक्त संवैधानिक उपज है। भारत के संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न अक्सर आता रहता है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, ऊपरी सदन किसको बोलते हैं हम लोग ऊपरी सदन बोलते हैं राज्यसभा को और लोकसभा को निचला सदन या निम्न सदन बोलते हैं। तो अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी राज्यसभा का यानी कि ऊपरी सदन का सदस्य हो तो क्या होगा, उससे जुड़ा ये प्रश्न है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। दूसरा ऑप्शन है उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तीसरा ऑप्शन है उसे 6 महीने के अंदर राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। यदि कभी भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा अर्थात ऊपरी सदन का सदस्य होगा या होता है तो अगर उसकी सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए तो वह उस पर अपना निर्णायक मत नहीं दे सकता। तो वही यहां पे दिया है कि लोकसभा में विश्वास मत या अविश्वास मत जो भी होगा उस पर वह अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 तरह के मत हैं, एक है विश्वास मत और एक है अविश्वास मत। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और विश्वास प्रस्ताव जो होता है वो सरकार या सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो इनमें से किसी भी प्रकार का अगर प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा में तो उन पर अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो मतदान नहीं कर पाता और यहाँ पे तो निर्णायक मतदान की बात है तो किसी भी प्रकार का मतदान नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना मत नहीं दे पाएगा कौन? प्रधानमंत्री। कब? अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो ये तथ्यात्मक प्रश्न है, सरल सा प्रश्न कि पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 1952, 1954, 1935 या 1950। तो आपके लिए जो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1952। 1952 में ही हमारे देश की पहली लोकसभा का चुनाव संपन्न कराया गया था। ठीक है, प्रश्न में ये पूछा गया है कि पहले आम चुनाव कब हुए, तो 1952। तो ये आज हमने यहाँ पे जो प्रश्न अभी तक देखे हैं ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनमें से कुछ प्रश्न तथ्यात्मक हैं और कुछ प्रश्न जो हैं वो कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।